नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फ्रांसिस बेकन का एसे ऑफ लव। लव और ऑफ माने बारे में, और लव के बारे में, प्यार के बारे में, मोहब्बत के बारे में, इश्क के बारे में, प्रेम के बारे में। तो हालांकि फ्रांसिस बेकन रोमांटिक नहीं है। जब आप इसमें पढ़ेंगे ऐसे को तो आप ये देखेंगे कि वो मोहब्बत के ख़िलाफ़ दिखाई देता है। जो उसने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं वो सारे मोहब्बत के ख़िलाफ़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टेज इज़ मोर बिहोल्डिंग टू लव दैन द लाइफ ऑफ मैन। द स्टेज का मतलब होता है रंगमंच, हिंदी में बोलते हैं। उर्दू में इसको मरहला बोलते हैं। स्टेज आप जानते ही हैं, जहाँ पर नाटक किए जाते हैं, जहाँ पर ड्रामा होता है, उसको रंगमंच बोलते हैं। तो द स्टेज इज़ मोर बिहोल्डिंग। बिहोल्डिंग का मतलब होता है कर्जदार, है ना। तो जो स्टेज है, जो रंगमंच है, वो ज़्यादा कर्जदार है टू लव यानी मोहब्बत का, दैन द लाइफ ऑफ मैन, बनिस्बत जो ज़िंदगी है इंसान की। लाइफ ऑफ मैन इंसान की जो ज़िंदगी है, और देन का मतलब बनिस्बत कह सकते हैं आप, तुलना में। तो इंसान की ज़िंदगी की तुलना में जो रंगमंच है वो मोहब्बत का ज़्यादा कर्जदार है। फॉर क्योंकि एज टू द स्टेज, जहाँ तक, एज मतलब जहाँ तक, टू द स्टेज रंगमंच का या उर्दू में कहें तो मरहला का सवाल है। लव इज़ एवर मैटर ऑफ कॉमेडीज। लव मोहब्बत इज़ एवर हमेशा है। मैटर मीन्स सब्जेक्ट मैटर आप कह सकते हैं, सब विषय वस्तु हिंदी में बोलते हैं उसको। तो मामला है ऑफ कॉमेडीज, यानी जो कॉमेडी वो नाटक होते हैं जिनमें हंसी मजाक होता है, जिनका एंड हैप्पी होता है। हैप्पी एंडिंग जहाँ होती है वो कॉमेडी होती हैं। तो कॉमेडीज में मोहब्बत होती है स्टेज पर। एंड नाउ एंड देन, नाउ एंड देन मीन्स कभी कभार। ऑफ ट्रेजिडीज, जो अनहैप्पी एंडिंग वाले नाटक होते हैं वो ट्रेजिडीज कहलाते हैं। हिंदी में उनको दुखांत नाटक बोलते हैं। तो दुखांत नाटक में भी मोहब्बत दिखाई देती है। बट इन लाइफ, लेकिन जिंदगी में, इट डथ मच मिसचीफ। इट यानी मोहब्बत, डथ माने करती है, मच मीन्स बहुत ज़्यादा, मिसचीफ मीन्स बदमाशी, शैतानी। जिंदगी में ये बहुत शैतानी करती है मोहब्बत। जहाँ मोहब्बत का सवाल आता है फिर तो आप देखिए क्या से क्या हो जाता है ज़िंदगी में। समटाइम्स, कभी कभी, लाइक अ सायरन, सायरन की तरह। ये सायरन से आपको परिचित होना है। ये जो थी, ये मरमेड्स हुआ करती थीं। समुद्र की जो जल परियां होती थीं, ये बड़ी खूबसूरत आवाज़ में गाया करती थीं। और जो सेलर्स हुआ करते थे, नाविक हुआ करते थे, जो पानी के जहाज़ों में जा रहे होते थे, उनको ये अट्रैक्ट करती थी बहुत मीठा गाना गाकर। और जब इनकी आवाज़ से अट्रैक्ट होकर वो इनकी तरफ आ जाते थे तो फिर ये उनको मार डालती थीं। तो ये मरमेड्स हैं, सायरन। इनको आपको याद रखना है, इनके बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। तो समटाइम्स लाइक अ सायरन, जिंदगी में, असल जिंदगी में मोहब्बत क्या करती है, कभी कभी सायरन की तरह काम करती है। यानी बहुत खूबसूरत लगती है देखने में दूर से, और जब हम इसके पास जाते हैं तो ये हमको बर्बाद कर देती है, जैसे कि सायरन्स सेलर्स को किया करती थीं। समटाइम्स, कभी कभी, लाइक अ फ्यूरी। अब ये फ्यूरी से भी आपको परिचित होना है। ये फ्यूरी जो थी ये गॉडेसेस थी, गॉडेसेस ऑफ वेंजियंस, रिवेंज, बदले की देवियाँ। तो ये भी क्या करती थी, इंसानों को बर्बाद कर देती थी। जब ये किसी इंसान के ऊपर हावी हो जाती थी, ये इनकी बनावट की खासियत ये थी कि इनके जो बाल थे, बालों की जगह उसमें स्नेक्स थे, सांप हुआ करते थे। इनके बाल फुफकारते हुए सांप हैं, इनकी तस्वीर कभी देखिए आप, इंटरनेट पे मिल जाती हैं, सायरन्स की भी मिल जाती हैं। तो ये भी जब हावी होती थी किसी इंसान के ऊपर तो उसे बर्बाद कर देती थी, जैसे कि ओथेलो के ऊपर हावी हो गई फ्यूरी, और ओथेलो ने डेस्डिमोना को मार डाला, अपनी वाइफ को। तो और वहाँ भी मोहब्बत का ही तो मामला था। ओथेलो बहुत प्यार करता था डेस्डिमोना को, बेहद प्यार करता था, लेकिन बस फ्यूरी हावी हो गई
उसके दिमाग में जेलसी आ गई, डाउट आ गई, शक हो गया उसे अपनी बीवी पर और मार डाला उसको। ऐसा असल ज़िंदगी में भी बहुत बार होता है, आप सुनते ही होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, किस्से रोज़ आते रहते हैं। तो मोहब्बत कभी कभी सायरन की तरह काम करती है और कभी कभी फ्यूरी की तरह। यू में ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मीन्स ध्यान से देखना, आप देख सकते हो। दैट के अमंगस्ट ऑल द ग्रेट एंड वर्दी पर्सन्स, अमंगस्ट मीन्स बीच में, यानी ऑल द ग्रेट सारे महान, एंड वर्दी माने लायक, पर्सन्स मीन्स लोग, जितने भी महान और लायक लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके बीच में वेयर ऑफ द मेमोरी रिमेनिथ, वेयर ऑफ माने जिनकी, द मेमोरी मीन्स याद, रिमेनिथ माने रहती है, जिनकी याद रहती है, यानी जो हिस्टोरिकल हैं, एदर एंशियंट, एदर या तो एंशियंट मीन्स पुराने, प्राचीन, और या फिर रिसेंट माने अभी के, हाल ही के। तो जितने इतिहास के पुराने लोग हैं या फिर हाल ही के लोग हैं, जिनकी जो कि मेमोरी में रहते हैं, याद में रहते हैं, देयर इज नॉट वन, यानी एक भी ऐसा नहीं है, दैट हैथ बीन ट्रांसपोर्टेड, दैट हैथ बीन ट्रांसपोर्टेड मतलब जिसको ले जाया गया हो, टू द मैड डिग्री मीन्स पागलपन की हद तक, ऑफ लव मोहब्बत की। तो जितने भी इतिहास में महान लोग हुए हैं या हाल ही की दुनिया में जो महान लोग हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने पागलपन की हद तक किसी से मोहब्बत की हो, जैसा कि प्रेमी लोग करते हैं, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं या फिर असल जिंदगी में भी देखते हैं। बहुत सारे लोग बहुत पागलपन की हद तक प्यार करते हैं, एक दूसरे के प्यार में मर जाते हैं, साहब जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, ओहो क्या क्या कर डालते हैं। हमारे यहाँ तो एक ऐसा भी हुआ था, शायद अमरोहा की घटना है, यूपी की ही घटना है। एक मोहतरमा ने अपने माँ बाप, भाई भाभी, यहाँ तक कि अपने भतीजे को भी मार डाला था। अभी उनको फांसी की सज़ा मुकर्रर तो हुई है, लेकिन अभी फांसी दी नहीं गई है। तो ये भी एक प्यार है भाई, इतने अंधे हो जाते हैं लोग। तो लेकिन बेकन का ये कहना है कि महान लोग जो थे वो इस पचड़े में पड़े ही नहीं, है ना, किसी को भी उन्होंने पागलपन की हद तक प्यार किया ही नहीं। विच शूज जो कि दिखाता है ना, इससे ये साबित होता है। मैंने आपको कहा था कि बेकन मोहब्बत के खिलाफ आर्ग्यूमेंट देगा, और देखिए वो उसने ये आर्ग्यूमेंट दिया, पहला ये आर्ग्यूमेंट देख लिए। पहला क्या, शुरू से ही दिया उसने, मोहब्बत को सायरन से उसने कंपेयर किया, मोहब्बत को उसने फ्यूरी से कंपेयर किया, और अब देखिए वो एक बहुत तगड़ा आर्ग्यूमेंट दे रहा है। इस पर जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा या जो भी क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से आएगा कि किस तरीके से बेकन मोहब्बत के खिलाफ है, हाउ बेकन इज अगेंस्ट लव। तो आपको प्रूव करना है, आपको दिखाना है कि कैसे उसने प्रूव किया है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट देखिए उसने दिया मोहब्बत के खिलाफ कि जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, जितने भी महान लोग हैं, उन लोगों ने मोहब्बत को अपने पास फटकने ही नहीं दिया, और पागलपन की हद तक तो उन्होंने किसी से मोहब्बत की ही नहीं। तो विच शूज, शूज माने शोज, विच माने जो कि, शूज माने दिखाता है, ये बात दिखाती है दैट कि ग्रेट स्पिरिट्स महान आत्माएं, महान रूहें, एंड और ग्रेट बिजनेस जो महान काम हैं, डू कीप रखते हैं, आउट बाहर, दिस ये वीक कमजोर, पैशन भावना, ये जो कमजोर भावना है, ये जो वीक पैशन, पैशन मीन्स इमोशन होती है, फीलिंग होती है, तो ये जो कमजोर भावना है, इसको महान लोग, महान आत्माएं, महान काम आउट बाहर रखते हैं, अपने पास नहीं फटकने देते। यू मस्ट एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्ट माने अलहदा रख देना, एक तरफ रख देना, तो आपको एक तरफ रखना होगा या फिर छोड़ना होगा या फिर अनदेखा करना होगा। नेवरदिलेस किंतु, लेकिन आपको एक तरफ रखना होगा, क्योंकि हर चीज के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ना, अपवाद होते हैं। तो कुछ महान लोग ऐसे भी थे जो इस पचड़े में पड़ गए बाय चांस, तो उनका एग्जाम्पल यहां दिया है। यू मस्ट एक्सेप्ट नेवरदिलेस मार्कस एंटोनियस, तो मार्क एंटनी से आप परिचित होंगे।
एंटनी एंड क्लियोपेट्रा विलियम शेक्सपियर का एक बहुत फेमस नाटक है, और अगर वो नहीं पढ़ा तो आपने जूलियस सीजर जरूर पढ़ा होगा। जूलियस सीजर में एक ग्रेट कैरेक्टर है मार्क एंटनी। तो ये जब जूलियस सीजर का मर्डर हो गया था तो उसके बाद युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद जो 3 रूलर बने रोम के, उनमें मार्क एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस, ये 3 लोग थे। ट्रिumvirate कहाए जाते थे उनको, क्योंकि रोम में ऐसा रहा है कि 3 लोग मिलकर शासन कर रहे हैं, तो उनको TRIUMVIR ऐसे करके ट्रिumvirate कहा जाता था। और तो उनमें से एक मार्क एंटनी था। तो ये बहुत महान था, बहुत बड़ा लड़ाका था, बहुत बड़ा सोल्जर था, और बहुत अच्छा स्पीकर भी था। इसकी बड़ी फेमस स्पीच है जूलियस सीजर में। और अगर आपने एंटनी क्लियोपेट्रा पढ़ा है तो वहाँ भी उसके बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे स्पीचेस हैं। तो ये एक महान आदमी था, ये एक महान योद्धा था, लेकिन ये पचड़े में पड़ गया। द हाफ पार्टनर मीन्स आधा भागीदार। आधा नहीं था लेकिन 1/3 था। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिumvirate था, जिसमें कि मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस, इनके नाम आपको लिखने हैं जब ये एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा आपके एग्जाम में, या फिर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको बताना है, उन तीनों के नाम भी बताने हैं, ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस। उन दोनों के साथ ये तीसरा था, तो तीनों मिलकर रोम के शासक बने थे। यहाँ हालांकि हाफ पार्टनर कह दिया गया है। द हाफ पार्टनर मीन्स आधा भागीदार ऑफ द एम्पायर ऑफ रोम। एम्पायर साम्राज्य, ऑफ रोम रोम का। तो जो रोम का साम्राज्य था उसका आधा भागीदार जो मार्क एंटनी था। और दूसरा एग्जाम्पल दिया है एपियस क्लॉडियस। तो मार्क एंटनी तो क्लियोपेट्रा के प्यार में पड़ गया, जो कि इजिप्ट की रानी थी, क्वीन ऑफ इजिप्ट, बहुत खूबसूरत थी। हालांकि इजिप्शियंस का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो डार्क होता है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी क्लियोपेट्रा। तो उसके प्यार में अंधा हो गया, पागल हो गया मार्क एंटनी, और अपने आप को बर्बाद कर लिया, अपना साम्राज्य बर्बाद कर लिया। लास्ट में सुसाइड करनी पड़ी उसको, लड़ बैठा अपने ही साथियों से, ऑक्टेवियस सीजर, लेपिडस, इन लोगों से उसकी लड़ाई हो गई, युद्ध हुआ, और जिसमें कि वो हार गया, जबकि वो बहुत बहादुर था, हारता था ही नहीं वो। लेकिन मोहब्बत तो अंधी होती है, और वो इतना कमज़ोर साबित हुआ कि हार गया, और फिर उसे सुसाइड करनी पड़ी। ये आप बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटक एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप पढ़िएगा उसको। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो एपियस क्लॉडियस का है। ये भी रोम का शासक था, ये उससे और पहले का हुआ है, मार्क एंटनी से और पहले का है। ये जो 10 लोग मिलकर शासन करते थे, ये उनमें से एक था। और इन 10 लोगों को डेसेमवीर कहा जाता है, DECEMVIR, है ना। जैसे वो ट्रिumvirate थे, ऐसे ही ये डेसेमवीर थे। तो 10 लोग मिलकर रोम पर शासन करते थे, तो उनमें से एक था ये। और ये वाकया है 451 से लेकर 449 BC के बीच में ये रूलर रहा था रोम का, यानी 10 रूलर जो थे उनमें से एक था। तो ये आपको नोट करना है और बताना भी होगा अपना एक्सप्लेनेशन में इसके बारे में। तो इसका क्या किस्सा था, एक लड़की थी वर्जीनिया, है ना, वो एक बूचर की बेटी थी, और ये उस पर बस हो गए साहब, उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गए और उसको चाहने लगे, और इतने पागल हो गए उसके प्यार में कि बस अपने हद से बाहर चले गए। और जो बाप था वर्जीनिया का, वो बहुत परेशान हो गया। बूचर था भाई, उसका कोई बहुत बड़ा वो तो था नहीं ओहदा, तो उसने हार कर अपनी ही बेटी को, वर्जीनिया को, मार डाला। और वर्जीनिया के मरने के बाद तो फिर रोम में बड़ा हंगामा हुआ, और उस हंगामे का रिजल्ट ये हुआ कि इनको साहब को अपने पद से हटना पड़ा। तो इस तरीके से ये भी बर्बाद हो गए अंधी मोहब्बत में। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। ये वर्जीनिया के वजह से बर्बाद हुए, एपियस क्लॉडियस, और ये मार्क एंटनी क्लियोपेट्रा की वजह से बर्बाद हुए, और दोनों ही बहुत महान थे। ठीक है। वेयर ऑफ द फॉर्मर वॉज इंडीड अ वॉलप्चुअस मैन। वेयर ऑफ, जिनमें से, यानी इन दोनों में से, मार्क एंटनी और एपियस क्लॉडियस में से, इनमें से जो फॉर्मर माने पहला, पहला मतलब कि मार्क एंटनी,
वॉज था, इंडीड वास्तव में, अ वॉलप्शियस, वॉलप्शियस में अय्याश, मैन इंसान, एक अय्याश किस्म का इंसान था, यानी मार्क एंटनी तो थोड़ा सा इस तरह का इंसान था भी। एंड इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट वो होता है जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता, अपने आपे से बाहर हो जाता है। तो मार्क एंटनी तो ऐसा व्यक्ति था, अपने आपे से बाहर हो जाता था और अय्याश किस्म का था। बट लेकिन द लेटर, बाद वाला, यानी कि एपियस क्लॉडियस, वॉज था एन ऑस्टियर, ऑस्टियर आप संजीदा कह सकते हैं उर्दू में बोलें तो, हिंदी में गंभीर किस्म का व्यक्ति, सीरियस किस्म का व्यक्ति। तो एन ऑस्टियर एक संजीदा, एंड वाइज, वाइज को हम बुद्धिमान बोलते हैं हिंदी में, उर्दू में शायद ज़हीन किस्म का व्यक्ति बोलते हैं। तो एक बुद्धिमान या ज़हीन किस्म का मैन इंसान था, संजीदा था, ज़हीन था, अच्छा पढ़ा लिखा था, वाइज था। तो ऐसा व्यक्ति भी जब मोहब्बत में पड़ा तो देखिए क्या हो गया। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, इट सीम्स ऐसा लगता है, दो रेयरली यद्यपि कभी कभी, दैट के लव मोहब्बत, कैन फाइंड पा सकती है, एंट्रेंस रास्ता, यानी जो इश्क है वो अपना रास्ता बना सकता है, नॉट ओनली ना केवल, इनटू एन ओपन हार्ट, केवल एक खुले हुए दिल में, है ना, जो मोहब्बत के लिए, इश्क के लिए खुला हुआ है दिल, उसमें एंट्रेंस यानी उसमें घुस सकता है इश्क। बट ऑल्सो, बल्कि, इनटू अ हार्ट, एक ऐसे दिल में भी घुस सकता है, वेल फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड माने जिसकी सुरक्षा अच्छे से की जा रही हो, जिसकी उर्दू में अगर बोलें तो हिफाजत अच्छे से की जा रही हो, वेल फोर्टिफाइड, ऐसा दिल जिसकी हिफाजत बहुत अच्छे से की जा रही हो, उसमें भी घुस सकता है। इफ वॉच बी नॉट वेल केप्ट, इफ यदि वॉच मीन्स पहरेदारी, बी नॉट ना हो, वेल केप्ट अच्छे से रखी जाए, अगर अच्छे से पहरेदारी ना रखी जाए ना, तो ये जो इश्क है ना केवल एक खुले हुए दिल में घुस जाता है, बल्कि एक अच्छे से हिफाजत से रखा हुआ जो दिल है उसमें भी घुस जाता है। इट इज़, ये है, अ पुअर, एक बेकार, सेइंग, कहावत, ऑफ एपिक्यूरस, एपिक्यूरस की। अब एपिक्यूरस के बारे में भी आपको जानना है। एपिक्यूरस भी यूनानी एक फिलोसोफर था, एक थिंकर था, जिसका कहना था कि जो प्लेजर है, जो आनंद है, वो ही सर्वोपरि है, वो ही सबसे ऊपर है, यानी इस जीवन में आप जितने मज़े ले सकते हैं वो ले लीजिए, इसके बाद में कुछ नहीं है, कोई लाइफ नहीं होती कि भाई हम परोपकार करेंगे तो हम अच्छे काम करेंगे तो हमको ये मिलेगा, जन्नत नसीब होगी, ये होगा, नहीं नहीं, इसी लाइफ में जितने मज़े लेने हैं ले लीजिए। तो ये एपिक्यूरस की थियरी थी। इंडिया में चारवाक की थियरी सेम थी, खाओ पियो और मज़े करो, उधार लेकर घी पियो, ये चारवाक का फिलॉसफी थी इंडिया में, और यूनान में एपिक्यूरस की सेम थियरी थी। तो ये क्या कहता है, सेडिस मैग्नम ऑल्टर ऑल्टेरी थिएटरम सम्मस। तो अब इसका इंग्लिश में अनुवाद ये है, तर्जुमा जब इंग्लिश में किया जाएगा तो ये होगा, वी आर अ सफिशिएंटली लार्ज थिएटर, वी आर हम हैं, अ सफिशिएंटली एक काफ़ी, पर्याप्त, लार्ज मीन्स बड़े, थिएटर मीन्स रंगमंच, वन फॉर एनदर, एक दूसरे के लिए, यानी जो इंसान है वही इंसान के लिए काफ़ी है। तो हम एक दूसरे के लिए एक बहुत बड़ा नाटक हैं, एक दूसरे को देख लीजिए, वो ही बहुत बड़ा नाटक है। और कुछ ऊंची चीज़ यानी ईश्वर के बारे में, देवताओं के बारे में, जन्नत के बारे में या दोजख के बारे में, इन सब के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्वर्ग नरक के बारे में या भगवान के बारे में, उन सब के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंसान इंसान के लिए काफ़ी है, इंसान के बारे में ही सोच लो, वही काफ़ी है। एज इफ, जैसे कि मैन, मनुष्य, मेड फॉर द कंटेम्पलेशन, मेड जो कि बना हुआ था, फॉर द कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन माने सोचना, विचार करना, ऑफ हेवन यानी जन्नत के बारे में, स्वर्ग के बारे में, एंड ऑल नोबल ऑब्जेक्ट्स, और सारे नोबल माने ऊंचे, श्रेष्ठ, ऑब्जेक्ट्स माने चीजें, वस्तुएं, श्रेष्ठ वस्तुओं के बारे में, ऊंची चीजों के बारे में और जन्नत के बारे में सोचने के लिए बना हुआ था। शुड डू नथिंग,
वो कुछ भी ना करे, बट सिवाय नील झुकने के, बिफोर अ लिटिल आइडल, बिफोर माने सामने, अ लिटिल आइडल एक छोटी सी मूर्ति के, एंड मेक हिमसेल्फ और अपने आप को बना ले, अ सब्जेक्ट एक गुलाम, दो नॉट ऑफ द माउथ, दो हालांकि नॉट ऑफ द माउथ मुंह का नहीं, एज बीस आर जैसा कि जानवर होते हैं, जानवर अपने मुंह के गुलाम होते हैं, मतलब कि उनको सिर्फ खाने को भरपेट चाहिए, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, या फिर पॉल्यूशन दुनिया में बढ़ रहा है, या पानी की कमी हो रही है, अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें उनको मायने नहीं रखती, उनको सिर्फ भरपेट भोजन मिलना चाहिए। तो ऐसे जैसे कि जानवर होते हैं अपने मुंह के गुलाम, वैसे ना हो येट ऑफ द आई, बल्कि अपनी आंखों का गुलाम हो, क्योंकि आंखें ही तो देखती हैं ना महबूब को, तो उन्हीं से तो वो मोहब्बत होती है, आंखों के थ्रू ही तो होती है, आंखों से देखकर। तो येट ऑफ द आई, फिर भी वो अपनी आंखों का गुलाम हो, विच वॉज गिवन जो कि दी गई थी, गिवन हिम फॉर हायर पर्पजेस, हायर मीन्स ऊंचे, पर्पजेस, पर्पज हिंदी में उद्देश्य बोलते हैं, उर्दू में इसको मकसद बोलते हैं। तो ऊंचे मकसद के लिए ये आंखें दी गई थीं, स्वर्ग की ओर देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए, ऊंची चीज़ों के लिए दी गई थीं। लेकिन जब एक इंसान मोहब्बत में पड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अपनी आंखों का गुलाम हो जाता है, और वो केवल उस व्यक्ति को सब्जेक्ट, उसका गुलाम हो जाता है। यानी तो बेकन का मानना है कि जो मनुष्य बना था, इंसान बना था, उसकी आंखें जो बनी थीं वो और चीज़ों को देखने के लिए बनी थीं, लेकिन जब मोहब्बत में पड़ता है तो वो गुलाम बन जाता है। और वो बना था इबादत के लिए, मतलब भगवान की, ईश्वर की इबादत के लिए, लेकिन वो क्या करता है, लिटिल आइडल के सामने झुक जाता है, बट नील बिफोर अ लिटिल आइडल, छोटी सी आइडल यहाँ पर उसको कहा है, जो महबूब है उसको लिटिल आइडल बोला है, तो उसके सामने झुकता है, उसी को देखता है, उसी की इबादत करता है, काफिर बन जाता है, वो मोहब्बत में गुलाम बन जाता है। तो ये सब चीज़ों के खिलाफ है फ्रांसिस बेकन। सॉरी, मैं उसको मोबाइल को थोड़ा नीचे करना भूल गई, क्योंकि जब आँखों की बात आई तो मेरे दिमाग में गालिब के दो शेर घूम गए। आप कहें तो मैं सुना दूँ। गालिब एक जगह कहते हैं, हम तो फना हो गए उनकी आँखें देखकर गालिब, हम तो फना हो गए उनकी आँखें देखकर गालिब, ना जाने वो कैसे आईना देखते होंगे। और एक जगह उन्होंने आँखों के बारे में कहा था, मतलब अपने खून के बारे में कहा था कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो मोहब्बत के बारे में तो गालिब से अच्छा किसी ने लिखा ही नहीं है, और जब भी मोहब्बत की बात होती है तो गालिब हमारे दिमाग में घूम जाते हैं। वो मेरे दिमाग में भी घूम रहे थे, तो मैं मोबाइल नीचे करना भूल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग, ये एक बड़ी अजीब बात है। स्ट्रेंज माने अजीब, विचित्र हिंदी में बोलते हैं, और अजीब उर्दू में बोलते हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है, टू नोट द एक्सेस ऑफ दिस पैशन। टू नोट माने देखना, द एक्सेस मीन्स बहुत ज़्यादा, अति, ऑफ दिस पैशन, इस पैशन की, इस फीलिंग की, इस भावना की। एंड हाउ, और कैसे, इट ब्रेव्स, ये सामना करती है। ब्रेव का कई मीनिंग होते हैं, सामना करना, झुठलाना, या गलत साबित करना, ये भी होता है। द नेचर मीन्स प्रकृति, एंड वैल्यू और कीमत, ऑफ थिंग्स चीज़ों की, बाय दिस इसके द्वारा, दैट कि द स्पीकिंग बोलना, इन अ परपेचुअल, परपेचुअल माने लगातार, कंटिन्यूअसली, हाइपरबल, हाइपरबल होता है एग्जेजरेशन, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बहुत ऊंची ऊंची बातें करना, जैसे मेरे महबूब से खूबसूरत तो कोई भी नहीं, जैसे कि चांद में दाग है लेकिन मेरे महबूब के चेहरे पर दाग नहीं। इस तरीके से परपेचुअल हाइपरबोल्स में लवर्स बोलते हैं। जैसे तुझको बनाने वाला भी 100 कोशिशें करे, ला ना सकेगा ढूंढ कर तेरा कोई जवाब। तो भाई
ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है, इंसान उस आपके महबूब से कई गुना खूबसूरत इंसान को बना सकता है, लेकिन वही लवर्स की तो आदत होती है, वो परपेचुअल हाइपरबोल्स में बात करते हैं, उनके महबूब से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। कहते हैं कि लैला का जो रंग था वो सांवला था, काले रंग की थी, लेकिन मजनू के लिए वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, उसको तो चांद नज़र आता था लैला के चेहरे में। तो जो महबूब होता है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है, और लवर या बिलवड जो भी है वो अपने महबूब के बारे में हमेशा हाइपरबोल्स में बात करते हैं, एग्जेजरेशन में बात करते हैं, हिंदी में बोलें तो अतिशयोक्ति में बात करते हैं। और ये जो ऐसा बोलना, परपेचुअल हाइपरबोल इज कोमली, कोमली मीन्स सुइटेबल, अच्छा लगता है, इन नथिंग, किसी और चीज़ में नहीं, मतलब किसी और में अच्छा नहीं लगता, बट इन लव, लेकिन प्यार में, सिवाय प्यार के। जब कोई व्यक्ति अपने महबूब के बारे में बोल रहा होता है, वो किसी से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसकी तारीफ कर रहा होता है, तो वो सुनने में अच्छा लगता है कि भाई बोल रहा है। हम कहते हैं ना ल्यूनेटिक लवर एंड पोइट, तो जो पागल है, दीवाना है, उसकी किसी बात पे कोई एतराज़ नहीं करता। तो ये जो दीवाना होता है, बट इन लव, प्यार में जब व्यक्ति दीवाना है, उसकी बात कोमली है, सुइटेबल है। अगर वो एग्जेजरेशन में बात कर रहा है, कोई और व्यक्ति अगर ऐसे करेगा तो वो अच्छा नहीं लगता। नेदर इज इट मियरली इन द फ्रेज, नेदर ना तो, इज है, इट ये, मियरली केवल, इन द फ्रेज मीन्स शब्दों में, वर्ड्स में, अल्फाज में। तो ऐसा केवल अल्फाज में ही नहीं है, यानी केवल वो शब्दों में ही नहीं बात कर रहा बढ़ा चढ़ा कर, बल्कि उसके जो थॉट्स होते हैं, उसके जो विचार होते हैं, उनमें भी वो बढ़ा चढ़ा कर ही सोचता है अपने महबूब के बारे में। जब वो हाइपरबल्स में सोचेगा तभी तो हाइपरबल्स में बोलेगा। तो नेदर इज इट मियरली इन द फ्रेज, तो ऐसा केवल अल्फाज में ही नहीं है। फॉर, क्योंकि, वेयर इज, जहां तक, इट हैथ बीन वेल सेड, ये बहुत अच्छी तरीके से कहा गया है, दैट के द आर्क फ्लैटरर, आर्क मतलब सबसे बड़ा, फ्लैटरर मीन्स चापलूस, विद हुम, जिससे कि, ऑल द पैटी फ्लैटरर्स, ऑल द सारे, पैटी वो होते हैं छोटे मोटे, तुच्छ, फ्लैटरर्स चापलूस, हैव मीन्स प्राप्त करते हैं, पाते हैं, इंटेलिजेंस मीन्स विजडम, मीन्स होशियारी। तो वो सबसे बड़ा चापलूस जिससे कि छोटे मोटे चापलूस सीखते हैं, होशियारी सीखते हैं, वो कौन है? इज अ मैन सेल्फ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सेल्फ से, अपने आप से प्यार करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपने आप से प्यार होता है, इगोइस्ट होते हैं। इगोइस्ट और इगोटिस्ट, ये दो टर्म्स तो इनसे आप फेमिलियर होंगे, परिचित होंगे कि इगोटिस्ट वो व्यक्ति होता है जो हमेशा अपने बारे में बात करता है, और इगोइस्ट वो व्यक्ति होता है जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में बहुत बड़ा सोचता है, बहुत अच्छा सोचता है, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सबसे खूबसूरत हूँ। तो ये होता है इगोइस्ट। तो उसी के बारे में बेकन का कहना है कि सबसे बड़ा फ्लैटरर तो वो होता है, इज अ मैन सेल्फ, मनुष्य का जो अपना जहन होता है, अपना आपा होता है, अपने आप से जो मोहब्बत करता है, वो सबसे बड़ा फ्लैटरर होता है। लेकिन सर्टेनली, निश्चय ही, द लवर, जो दीवाना है, इज मोर, वो उससे भी बड़ा फ्लैटरर होता है ना? कैसे? फॉर देयर वॉज नेवर प्राउड मैन, फॉर, क्योंकि, देयर वॉज नेवर, कभी कोई ऐसा नहीं हुआ, प्राउड मीन्स घमंडी, मैन मनुष्य, थॉट जिसने सोचा हो, सो एब्सर्डली, एब्सर्डली इलॉजिकली, एब्सर्ड वो होता है जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, बड़े अतार्किक रूप से, वेरी इलॉजिकली, सो एब्सर्डली यानी बड़े अतार्किक रूप से, वेल अच्छा, ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में। तो कोई भी ऐसा घमंडी व्यक्ति दुनिया में नहीं हुआ जिसने इतना ज्यादा इलॉजिकली अपने बारे में सोचा हो, जितना कि, एज द लवर डथ, जितना कि प्रेमी करता है, प्रेमी या प्रेमिका, दीवाना, आशिक करता है, ऑफ द पर्सन लव्ड, उस व्यक्ति के बारे में सोचता है जिसको वो
मोहब्बत करता है, ऑफ द पर्सन लव्ड, जिस व्यक्ति से वो मोहब्बत करता है उसके बारे में जितना ऊंचा सोचता है, जितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर सोचता है, इतना तो कभी किसी घमंडी व्यक्ति ने अपने बारे में नहीं सोचा। अब जैसा कि आपने एक गाना भी सुना होगा, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। अरे खुदा ने सारी कायनात बनाई है, तेरे महबूब को भी तो उसी ने बनाया है। लेकिन भाई लॉजिक की बात तो दीवानों से आप कीजिए ही मत, उन लॉजिक तो उन्हें लगाना ही नहीं है बिल्कुल। वो तो अपनी ही बस इबादत में मशगूल रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एंड देयरफॉर इट इज़ वेल सेड, एंड देयरफॉर और इसीलिए, इट इज़ वेल सेड ये बड़े अच्छे तरीके से कहा गया है, दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, दैट के इट इज़ इम्पॉसिबल ये असंभव है, टू लव प्यार करना, एंड टू बी वाइज और बुद्धिमान बने रहना। यानी या तो आप प्यार ही कर लीजिए या फिर बुद्धिमान ही बने रहिए, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आप बुद्धिमान नहीं हो सकते, वाइज नहीं हो सकते। नेदर डथ दिस वीकनेस अपीयर टू अदर्स ओनली एंड नॉट टू द पार्टी लव्ड। नाइदर, ना तो ऐसा होता है डथ दिस वीकनेस की ये कमज़ोरी। देखिए आप मार्क कीजिएगा इस बात को कि बेकन जब भी बात कर रहा है मोहब्बत की तो उसको वीकनेस बता रहा है ना। तो ये जो वीकनेस है, ये जो कमज़ोरी है, अपीयर मीन्स दिखाई देती है, टू अदर्स ओनली केवल दूसरों को। ऐसा नहीं होता कि केवल दूसरों को ही दिखाई दे, एंड नॉट टू द पार्टी लव्ड और उसको दिखाई न दे जिस पार्टी को प्यार किया जा रहा है, जिससे मोहब्बत की जा रही है, जिस व्यक्ति से मोहब्बत की जा रही है उसको ये वीकनेस दिखाई ना दे। बट टू द लव्ड मोस्ट ऑफ ऑल, बट बल्कि टू द लव्ड जिस व्यक्ति से इश्क किया जा रहा है उसको मोस्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, एक्सेप्ट सिवाय, सिवाय उस मामले में जहाँ के द लव बी रेसिप्रोक, द लव जो मोहब्बत है, बी रेसिप्रोक का मतलब है म्यूचुअल, बराबर। यानी जितनी मोहब्बत इधर से कर रहा है बंदा उतनी ही मोहब्बत दूसरी तरफ से भी हो रही है। तो ये भी पागल वो भी पागल, तो एक पागल को दूसरे का पागलपन दिखाई नहीं दे रहा, तो वहाँ तो हो सकता है ना दिखाई दे ये पागलपन जहाँ के जो मोहब्बत है वो रेसिप्रोक है, यानी कि म्यूचुअल है, यानी कि बराबर है, पागलपन दोनों तरफ बराबर है। फॉर क्योंकि इट इज़ अ ट्रू रूल, इट इज़ ये है अ ट्रू एक सच्चा रूल नियम, दैट के लव मोहब्बत इज़ एवर रिवॉर्डेड, एवर हमेशा रिवॉर्डेड उसको इनाम दिया जाता है, आइदर या तो विद द रेसिप्रोक, रेसिप्रोक यानी सेम वे में, एक उसी तरीके से जिस तरीके से आप इश्क कर रहे हैं किसी से, वापस वो भी आपको उसी तरीके से इश्क करे। तो या तो ये तरीका हो सकता है रिवॉर्ड आपको जो मिले, या फिर और विद एन इनवर्ड एंड सीक्रेट कंटेम्प्ट, या फिर इनवर्ड मीन्स जो दिल के अंदर है, सीक्रेट मीन्स छिपा हुआ, और कंटेम्प्ट होती है नफरत। तो ज़रूरी नहीं कि आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं वो भी आपसे मोहब्बत करे, हो सकता है कि उसके दिल में आपके लिए नफ़रत हो। तो दो ही तरीके हैं जिनसे मोहब्बत का मतलब रिवॉर्ड मिल सकता है, आपको जवाब मिल सकता है। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से भी मिल सकता है और मोहब्बत का जवाब नफ़रत से भी मिल सकता है। तो यही दो तरीके हैं। आपने कई बार देखा भी होगा कि फिल्मों में भी होता है, रियल लाइफ में भी है। तो पहले तो क्या होता था कि आशिक अगर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिला तो अपनी ज़िंदगी रोते हुए शराब में डूबकर, या फिर कुछ लोग बहुत बड़े बन जाते थे, जैसे कि हमारे जो तुलसीदास जी थे वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनकी पत्नी एक बार अपने मायके चली गई, वो भी दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे मायके घर आकर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी नहीं है, लोगों ने बताया मायके चली गई। तो बरसात हो रही है और इतनी तेज़ बिजली गड़क रही है, लेकिन तुलसीदास जी तो दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। वहाँ रात का अंधेरा है और तेज़ बरसात में उनकी पत्नी ऊपर अटारी पर हैं और नीचे दरवाज़ा बंद है। अब कैसे खटखटाएं रात में? देखा एक रस्सी लटकी हुई है और उस रस्सी को पकड़कर ऊपर अटारी में चढ़ गए।
ऊपर जाकर जब वो पहुंचे तो उनकी पत्नी एकदम आश्चर्यचकित हुई, या तुम इतनी बारिश में कहाँ से आ गए और ऊपर कैसे आए? देखा कि काय से आए हैं तो एक सांप लटका हुआ था, वो सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए और उन्होंने ये तक नहीं देखा, इतने अंधे थे अपनी पत्नी की मोहब्बत में। फिर जो लताड़ लगाई ना उनकी पत्नी ने उनको कि तुम मेरे मुझसे इतना प्यार करते, इतना राम जी से करते तो क्या हो जाते, और फिर वो एक महान संत बने और उन्होंने रामचरितमानस लिखी। तो ऐसी कहानियां हैं बहुत सारी जहाँ पर के मोहब्बत में मोहब्बत नहीं मिलती तो लोग महान बन जाते हैं, वो कुछ ऐसा कर जाते हैं। कालिदास जी का भी यही था, वो भी इसी तरीके से उनकी पत्नी ने उनको लताड़ लगाई और वो कितने महान कवि बने, नाटककार बने, जो शेक्सपियर से टक्कर लेते हैं। और आज के ज़माने में कुछ ऐसे भी होते हैं जो वही तेजाब फेंक देते हैं चेहरे पर, बहुत बुरी बात है ये। आप को ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिले, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सामने वाले के चेहरे पर आप तेजाब फेंक दें, तो वो बहुत गलत बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाय हाउ मच द मोर, हाउ मच माने कितना ज़्यादा, द मोर और ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा, मैन मनुष्यों को, और टू बी होना चाहिए, बीवेयर मीन्स सावधान, ऑफ दिस पैशन इस भावना से, इस फीलिंग से कितना ज़्यादा सावधान होना चाहिए, विच जो कि लूजथ खो देती है, नॉट ओनली ना केवल अदर थिंग्स दूसरी चीज़ों को, बट इटसेल्फ बल्कि अपने आप को भी। तो अक्सर ऐसा होता है कि खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो अदर थिंग्स दूसरी चीज़ें भी हाथ से निकल जाती हैं और बट इटसेल्फ अपने आप को भी ये खो देता है, मतलब मोहब्बत भी हाथ से निकल जाती है, बाकी चीज़ें भी हाथ से निकल जाती हैं। तो कितना ज़्यादा सावधान इंसानों को रहना चाहिए इस फीलिंग से, यानी मोहब्बत के खिलाफ फिर बोल रहा है बेकन, आप देख रहे हैं ना कि इससे इतना ज़्यादा सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि सारी दूसरी चीज़ें भी खो जाती हैं और मोहब्बत खुद भी खो जाती है। एज फॉर द अदर लॉसेस, एज फॉर यानी जहां तक, अदर लॉसेस दूसरे नुकसानों की बात है, द पोएट्स रिलेशन, द पोएट का मतलब है यहाँ पर होमर, नोट कर लीजिएगा इसको। द पोएट जो कहा है, कवि कहा है, कवि कौन है यहाँ पर? होमर है, यूनानी कवि है जिसमें ने कि 2 बड़े महाकाव्य लिखे हैं। लिखा तो उसने काफ़ी कुछ है, लेकिन ज़्यादा वो जाना जाता है अपने 2 महाकाव्यों के लिए, 2 एपिक्स के लिए जाना जाता है। पहला है इलियड और दूसरा है ओडिसी। तो द पोएट्स रिलेशन, रिलेशन का मतलब है यहाँ पर डेस्क्रिप्शन या नरेशन, डथ वेल फिगर देम, वेल मीन्स अच्छे तरीके से, डथ का मतलब है डज, डज वेल फिगर मीन्स दिखाता है, देम माने उनको, यानी किन को दिखाता है? लॉसेस को, नुकसानों को। कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं मोहब्बत में, ये दिखाया है होमर ने। और होमर ने किस में दिखाया है? ये जो नुकसान है वो इलियड में दिखाया है। दैट ही, दैट के, ही वो, अब यहां पर जो ही आया है वो पेरिस के लिए आया है। पेरिस कौन था? ट्रॉय का राजकुमार था। ट्रॉय का राजकुमार पेरिस, दैट प्रिफर्ड जिसने ज्यादा पसंद किया हेलेना को, हेलेन जो कि राजा मेनेलॉस की रानी थी, उसको ज्यादा पसंद किया। क्विटेड उसने छोड़ दिया, द गिफ्ट्स माने उपहारों को, ऑफ जूनो एंड पैलेस। तो यहाँ आपको एक कहानी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना ना तो आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, ना इसके बारे में लिख पाएंगे, ना क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। ये क्या कहानी है? हेलेना, जूनो, पैलेस, इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कहानी जानना बहुत ज़रूरी है इलियड की, क्योंकि ये यहाँ जो रेफरेंस है वो इलियड का ही है, होमर ने जो इलियड महाकाव्य लिखा है। तो देखिए, जो एक देवी थी यूनान में, यूनान के बहुत सारे देवी देवता हैं, उनके किस्से मशहूर हैं। तो एक डिस्कॉर्ड की देवी थी, झगड़ा कराने वाली देवी आयरिस, उसने क्या किया कि एक गोल्डन एप्पल लिया और उस पर लिखा टू द फेयरेस्ट, यानी सबसे खूबसूरत के लिए, और उस एप्पल को डाल दिया जहां पर 3 देवियां थीं, यानी खूबसूरती की देवी जिसका के नाम एफ्रोडिट है,
जिसका कि नाम वीनस भी है, यानी ग्रीक लैंग्वेज में उसका नाम एफ्रोडिट है, रोमन माइथोलॉजी में उसका नाम वीनस है। वो गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी है। जूनो है दूसरी देवी, जो कि गॉडेस ऑफ मैरिज है। उसको हेरा भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम हेरा है, यानी ग्रीक भाषा में उसको, ग्रीक माइथोलॉजी में उसका नाम हेरा है। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाया है रोमन और ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेसेस पे, उसको देख लीजिएगा, वो आपके लिए यहाँ यूजफुल रहेगा। तो दूसरी देवी वो थी, और तीसरी देवी पेलास, वो उसको एथेना नाम से भी जाना जाता है, उसको मिनर्वा नाम से भी जाना जाता है। वो ज्ञान की देवी है, ज्ञान देती है। तो इन तीनों देवियों के पास में डाल दिया उस गोल्डन एप्पल को, और तीनों ने एक साथ उस गोल्डन एप्पल पर झपट्टा मारा कि भाई ये तो मेरे लिए, मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। तीनों देवियों को ऐसा लगता था कि वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। तीनों में झगड़ा होने लगा, और जब झगड़ा होने लगा तो वो राजा जीएस के पास गई, यानी देवताओं को जो राजा थे उनके पास गई कि भाई ये गोल्डन एप्पल है और इसको आप हम में से किसी एक को दे दीजिए जिसको आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत समझते हो। और देवता लोग बड़े चालाक होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, वो अपनी मुसीबत टाल देते हैं, इंसानों के सिर पर डाल देते हैं। तो उन्होंने कहा राजा साहब ने कि भाई हम तो इतना नहीं जानते खूबसूरती के बारे में, धरती पर एक इंसान है, ट्रॉय के राजा प्रायम का बेटा, ये याद रखिएगा, ट्रॉय के राजा प्रायम का बेटा पेरिस, वो खूबसूरती के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। आप तीनों वहाँ जाओ, पेरिस के पास जाओ, वो बताएगा कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है और कौन आप में से तीनों में से डिजर्व करती है इस एप्पल को। तीनों पहुंच गई पेरिस के पास, बेचारे को डाल दिया धर्म संकट में, मुसीबत में डाल दिया। अब चलिए, उसने कहा कि ठीक है, एक एक करके आओ मेरे पास, मैं देखता हूँ खूबसूरती आप लोगों की। तो जो जूनो है उसने उसको ऑफर किया, अकेले में आई उसके पास कि देखो मैं तुम्हें पूरे एशिया का और बहुत बड़े उसका राजा बना दूंगी मैं तुम्हें, और तुम मुझे ये एप्पल दे दो कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। फिर जो पेलस यानी कि एथेना या मिनर्वा नाम से भी इसको जाना जाता है, फिर ये आई उस पेरिस के पास और बोली कि मैं तुम्हें संसार का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, वाइजेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बना दूंगी, सारा ज्ञान तुम्हारी खोपड़ी में उड़ेल दूंगी, बस तुम ये एप्पल मुझे दे दो और कह दो कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। उसके बाद फिर आई एफ्रोडिट या वीनस, हाँ, दो नामों से जाना जाता है, जो कि गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी है। वो आई और उसने कहा कि देखो, दुनिया की जो सबसे खूबसूरत, जो सबसे हसीन लड़की होगी, वो मैं तुम्हारे प्यार में डाल दूंगी, वो मैं तुमको दिला दूंगी, वो तुमसे मोहब्बत करेगी, तुम ये एप्पल मुझे दे दो और कह दो कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। अब भाई आप जानते हैं, एक यंग मैन, एक युवक, एक लड़का जो कि अपने प्राइम ऑफ यूथ में हो, जिसकी मतलब कि धड़कनें उबाल मार रही हों, तो उसको क्या वो विजडम पसंद करेगा, या फिर वो दुनिया का राज, किंगडम ऑफ द वर्ल्ड लेना पसंद करेगा, या फिर वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की चाहेगा? तो जैसे कि वीकनेस है, और वो बस आ गया बातों में, एफ्रोडिट की बातों में, और उसने वो एप्पल एफ्रोडिट को दे दिया कि भाई एफ्रोडिट सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, डिक्लेयर कर दिया। अब टर्न था एफ्रोडिट का अपना प्रॉमिस पूरा करने का, अपना वादा निभाने का। तो एफ्रोडिट ने क्या किया कि स्पार्टा का राजा था मेनेलॉस, और उसकी रानी थी हेलेन। वो दुनिया में सबसे खूबसूरत मानी जाती है, सबसे खूबसूरत थी उस वक्त। तो उस के दिल में मोहब्बत जगा दी पेरिस के लिए। तो पेरिस, जो कि ट्रॉय का राजकुमार था, वो घूमने गया स्पार्टा, और स्पार्टा में जाकर जब उसकी मुलाकात हेलेन से हुई, दोनों की आंखें चार हुई, दोनों में मोहब्बत हुई, और जब वापस आया पेरिस तो अपने साथ हेलेन को भी लेता आया। अब भाई किसी के राजा की रानी कोई दूसरे देश का राजकुमार उठा ले जाए तो ये तो डूब मरने वाली बात है। स्पार्टा वालों को बहुत बुरा लगा, और भाई सारे राज्य एक हो गए, और वो बड़ी सेना लेकर उन्होंने ट्रॉय पर चढ़ाई कर दी। और ट्रॉय जो था वो एक वॉल्ड सिटी था, यानी चारों तरफ से किलेबंदी थी, उसकी दीवार थी उसके चारों ओर, और सामने गेट था, तो उसमें घुसना नामुमकिन था।
इन्होंने बहुत कोशिश की, स्पार्टा वालों ने घेरा डाले रहे, बाहर से अटैक करते रहे और ऐसे करते करते 10 साल उनको बीत गए, लेकिन वो ट्रॉय में घुस नहीं पाए। फिर जब 10 साल बीत गए तो उन्होंने एक योजना बनाई कि एक काठ का घोड़ा बनाया जाए, लकड़ी का, जो कि अंदर से खोखला हो, उसके अंदर कुछ सैनिक हमारे बैठ जाएं। तो यही उन्होंने किया, एक खोखला घोड़ा लकड़ी का उन्होंने बनाया, उसमें अंदर सैनिक बैठ गए और बाकी लोग छिप गए। अब ट्रॉय वालों ने देखा कि भाई काफ़ी देर हो गई, कुछ शोर सुनाई नहीं दे रहा, बड़ी शांति है, जरा बाहर जाकर देखें, सन्नाटा क्यों है इतना भाई। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर देखा तो सारे स्पार्टन्स गायब हैं और केवल एक लकड़ी का घोड़ा खड़ा हुआ है। ओहो हो, वो तो उन्होंने जश्न मनाया और ले आए घोड़े को, अंदर खींचकर खाया पिया, डांस किया, खूब दारू पी, शराब में डूब गए, मस्ती की और सो गए। जब सो गए तो फिर रात को वो खोखले घोड़े में से जो सैनिक बैठे हुए थे वो बाहर निकले, उन्होंने ट्रॉय का गेट खोल दिया, जो बाहर छिपे हुए थे स्पार्टन्स वो सब अंदर आ गए। उन्होंने खूब मारकाट मचाई, सारे जितने भी मेल्स थे सबको मार डाला और उसके बाद अपनी रानी को लिया और बाकी उनकी रानियों को भी लिया और चले गए और ट्रॉय में आग लगा दी। तो ये कहानी है इलियड की, जो कि होमर ने लिखी है। तो अब इसका ये रेफरेंस था, अगर आपको ये कहानी याद रखनी है, इसके कैरेक्टर्स याद रखने हैं और जब ये एक्सप्लेनेशन के लिए आए या क्वेश्चन लिखने के लिए आए तो आपको ये कहानी बतानी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि भाई उसने दैट प्रेफर्ड, जिसने ज़्यादा पसंद किया हेलेना को, क्विटेड माने छोड़ दिया, द गिफ्ट्स यानी उपहारों को, ऑफ जूनो एंड पैलेस। तो ये जो उपहार उन दोनों देवियों ने दिए थे उनको उसने ठुकरा दिया। फॉर whosoever estimate, फॉर क्योंकि, whosoever कौन है ऐसा, estimate मीन्स ज्यादा रेस्पेक्ट देता है, ज्यादा वैल्यू देता है, ज्यादा ऊंचा समझता है, ज्यादा कीमत लगाता है, टू मच बहुत ज्यादा, ऑफ एमोरस अफेक्शन। एमोरस अफेक्शन यानी ये जो प्यार है, प्यार होता है, एमोरस मोहब्बत को, अफेक्शन भी प्यार है। तो जो प्यार मोहब्बत को ज्यादा ऊंचा समझता है, क्विटथ वो छोड़ देता है, बोथ दोनों को, रिचेस मीन्स धन को, पैसे को, एंड विजडम और बुद्धिमानी को। तो इन दोनों चीजों को वो ठोकर मार देता है जो मोहब्बत को, जो इश्क को सबसे ऊपर समझता है, जैसा कि पेरिस ने किया था। ये अक्सर एक्सप्लेनेशन के लिए आता है एग्जाम में, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार भी कीजिएगा। दिस पैशन, ये जो पैशन है, ये जो फीलिंग है, यानी ये जो मोहब्बत है, hath its floods in the very times of weakness। hath its flood माने होती है बाढ़, इसकी बाढ़ आती है इन द वेरी टाइम्स ऑफ वीकनेस। वीकनेस कमजोरी के समय में, जब आप कमजोर पड़ते हैं तब मोहब्बत की बाढ़ आती है, जब आपको कमजोर बना देती है ना मोहब्बत। विच आर ग्रेट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रेट एडवर्सिटी, यानी वीकनेस कब कब आपके पास होती है, जब ग्रेट प्रॉस्पेरिटी होती है, जब आप बहुत प्रॉस्परस होते हैं, मीन्स आपके पास बहुत पैसा होता है, बहुत समृद्ध होते हैं, हिंदी में बोलें तो प्रॉस्पेरिटी समृद्धि होती है, और एडवर्सिटी उसका बिल्कुल अपोजिट है, यानी बुरे दिन होते हैं आपके, बैड लक होता है आपका, मिसफॉर्च्यून होता है आपका, वो एडवर्सिटी कहते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको कमज़ोर बनाती हैं, और ऐसी कमज़ोरी में ऐसे दिनों में जब आपके पास बहुत प्रॉस्पेरिटी होती है या बहुत एडवर्सिटी होती है, यानी आपके बहुत अच्छे दिन चल रहे होते हैं या बहुत ख़राब दिन चल रहे होते हैं, दोनों में ही आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। दो दिस लेटर हैथ बीन लेस ऑब्जर्व्ड, दो यद्यपि, दिस लेटर बाद वाला यानी ये जो एडवर्सिटी है, हैथ बीन लेस ऑब्जर्व्ड इसमें कम देखा गया है। बोथ विच टाइम्स किंडल लव एंड मेक इट मोर फर्वेंट एंड देयरफॉर shew it to be the child of folly। बोथ विच टाइम्स जो कि दोनों ही समय यानी बर्बादी के और आबादी के, किंडल जगाते हैं, लव मोहब्बत को, एंड मेक इट और इसको बनाते हैं, मोर फर्वेंट मीन्स ज्यादा ताकतवर, एंड देयरफॉर और इसलिए,
शो माने शो दिखाते हैं, इट इसको, टू बी कि ये है, द चाइल्ड बच्चा यानी पैदाइश, ऑफ फॉली मीन्स बेवकूफ़ी की, मूर्खता की, यानी प्यार जो है वो चाइल्ड ऑफ फॉली है, बेवकूफ़ी की पैदाइश है, ये दिखाता है। तो देखिए फिर से कितना ख़राब बोला है उसने, मोहब्बत के इश्क के खिलाफ बोला है। ये आप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो ये सब आपको कोट करना है कि बेकन कॉल्स लव द चाइल्ड ऑफ फॉली, है ना, बेवकूफ़ी की पैदाइश कहता है। दे डू बेस्ट, वो सबसे अच्छा करते हैं, हु जो कि, इफ़ अगर, दे कैन नॉट बट एडमिट लव, अगर वो, एडमिट मीन्स स्वीकार करना, मान लेना, लव मोहब्बत इश्क को, कि अगर वो इश्क को माने बिना, स्वीकार किए बिना नहीं रह सकते। इफ़ दे कैन नॉट बट एडमिट लव, बट का मतलब है यहाँ विदाउट। तो अगर वो इश्क को, मोहब्बत को स्वीकार किए बिना नहीं रह सकते तो फिर क्या करते हैं, यट मेक इट कीप क्वार्टर, यट फिर भी, मेक इट कीप क्वार्टर इसको एक तरफ रखते हैं, यानी है, चलो मान लिया मोहब्बत है किसी से तो उसको एक तरफ रखते हैं, यानी उसको औकात में रखते हैं, उसको इतना ज़्यादा भाव नहीं देते, मोहब्बत को कंट्रोल में रखते हैं। यट मेक इट कीप क्वार्टर का मतलब है उसको एक तरफ रखते हैं, उसको दिल के एक कोने में रखते हैं, उसको उसकी औकात में रखते हैं, उसको कंट्रोल में रखते हैं। एंड सीवर इट, सीवर माने काट देना, अलग कर देना, इसको अलग कर देते हैं, होली मीन्स कंप्लीटली, पूरी तरीके से, फ्रॉम देयर सीरियस अफेयर्स। सीरियस मैं पहले बताया था आपको, ऑस्टियर वर्ड आया था तभी बताया था, संजीदा, तो उनके जो संजीदा मामलात होते हैं, अफेयर्स मामलात, मामले, तो जो उनके सीरियस को हिंदी में हम गंभीर बोलते हैं, तो उनके जो गंभीर मामले होते हैं या संजीदा मामले होते हैं उनसे वो पूरी तरीके से मोहब्बत को अलग रखते हैं। एंड एक्शंस और कार्यों से, यानी संजीदा कार्यों से, गंभीर कामों से वो उनको अलग रखते हैं। ऑफ लाइफ जिंदगी के, तो उनकी जिंदगी के जो सीरियस अफेयर्स एंड एक्शंस हैं उनसे मोहब्बत को वो अलग रखते हैं। सीवर इट मीन्स काट कर अलग रखते हैं, दूर रखते हैं। इफ इट चेक वंस विद बिजनेस, इफ अगर, इट ये यानी कि इश्क मोहब्बत, चेक मीन्स दखलंदाजी करेगा, वंस एक बार भी, विद बिजनेस उनके काम से, जो उसका कारोबार है, जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण काम है ना, इम्पोर्टेंट बिजनेस है, जो उनका मुख्य कारोबार है, अगर उसमें दखलंदाजी करेगी मोहब्बत, इट ट्रबलेथ मेंस फॉर्च्यून, तो इट यानी कि ये यानी कि मोहब्बत, ट्रबलेथ मीन्स परेशानी पैदा कर देगी, मेंस यानी इंसानों के, फॉर्च्यून्स यानी भाग्य में, उर्दू में बोले तो नसीब में, यानी उनके नसीब में परेशानियां पैदा कर देगा इश्क अगर वो दखलंदाजी करेगा उनके कारोबार में। एंड मेकिथ मैन दैट दे कैन नो वेज बी ट्रू टू देयर ओन एंड्स, एंड मेकिथ मीन्स मेक्स बना देता है, मैन इंसानों को, दैट वो बना देता है, वैसा बना देता है, दे कैन कि वो, नो वेज मीन्स किसी भी तरीके से नहीं, बी ट्रू सच्चे हो सकते हैं, टू देयर ओन एंड्स, टू देयर ओन अपने खुद के, एंड्स होते हैं मकसद, पर्पसेस उद्देश्य, अपने खुद के मकसद के प्रति वो सच्चे नहीं रह पाते हैं, ऐसा बना देता है उनको इश्क। आई नो नॉट मैं नहीं जानता, हाउ कैसे, बट लेकिन, मार्शल मैन होते हैं जो सैनिक लोग होते हैं, आर गिवन टू लव वो प्यार के भूखे होते हैं, सैनिक लोग जो होते हैं वो प्यार के भूखे होते हैं। आई थिंक इट इज मुझे लगता है कि ये होता है, बट केवल, एज दे आर गिवन टू वाइन क्योंकि वो गिवन टू माने आदि होते हैं, वाइन शराब के, क्योंकि वो शराब के आदि होते हैं इसलिए वो प्यार के भूखे होते हैं।
फॉर क्योंकि, पेरिल्स माने खतरे, डेंजर्स, कॉमनली अक्सर, आस्क चाहते हैं, टू बी पेड कि उनको जो भुगतान किया जाए, इन प्लेजर्स वो आनंद का, खुशी का, मज़े का भुगतान किया जाए। यानी जब वो खतरा उठाते हैं, सैनिक लोग जो होते हैं वो बहुत खतरा उठाते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि उनका जो भुगतान हो वो मज़े में हो, बदले में उनको मज़े मिले, आनंद मिले। देयर इज इन मैन्स नेचर, यानी मनुष्य के स्वभाव में, नेचर में, उसकी फितरत में क्या है, अ सीक्रेट इंक्लिनेशन, अ सीक्रेट माने छिपा हुआ, हिडन, इंक्लिनेशन मीन्स झुकाव, एंड मोशन, और मतलब कि वो गति, मोशन होती है गति, वो चलता है टुवर्ड्स लव ऑफ अदर्स, टुवर्ड्स मीन्स की तरफ, लव ऑफ अदर्स दूसरों के प्यार की तरफ, यानी वो दूसरों के वो प्यार करने की ओर चल देता है, विच जो कि इफ इट बी नॉट स्पेंट, इफ अगर, इट ये यानी कि इश्क, उनका मोहब्बत, बी नॉट स्पेंट अपॉन खर्च ना हो, अपॉन समवन किसी एक व्यक्ति के ऊपर, और अ फ्यू या फिर कुछ लोगों के ऊपर, यानी अगर वो किसी एक से मोहब्बत ना करे या कुछ लोगों को, जैसे कि जो मैरिड लोग होते हैं वो अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हैं, तो या घर वालों से प्यार करते हैं, तो अगर उनका प्यार किसी एक बंदे पर, समवन किसी एक बंदे पर, और अ फ्यू या फिर कुछ और बंदों पर खर्च नहीं होता, तो वो ज़्यादा लोगों को प्यार करने की ओर मुड़ जाते हैं। डेथ नेचुरली, नेचुरली मीन्स स्वाभाविक रूप से, स्प्रेड इटसेल्फ, स्प्रेड माने फैला देता है, इटसेल्फ अपने आप को, जो इश्क है, मोहब्बत है, वो अपने आप को फैला देता है, टुवर्ड्स मैनी, बहुत सारे लोगों के प्रति, यानी जो किसी एक से मोहब्बत नहीं करता वो बहुत सारे लोगों से मोहब्बत करता है। जैसे कि बहुत सारे आपने देखे होंगे जो साधु हैं, महात्मा हैं, संत हैं, कुछ महान विचारक हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने देश को दे दी, सारी दुनिया को दे दी। जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब थे, तो उन्होंने शादी नहीं की थी और अपनी ज़िंदगी उन्होंने हमारे देश को दे दी। तो कुछ ऐसे भी महान लोग होते हैं जो कि किसी एक से मोहब्बत नहीं करते, तो बहुत सारे लोगों से मोहब्बत करते हैं। एंड और मेकिथ मैन बिकम ह्यूमन एंड चैरिटेबल, एंड मेकिथ और बना देता है, मैन इंसानों को, बिकम यानी कि वो बन जाते हैं, ह्यूमन मीन्स इंसान, यानी उनमें इंसानों के प्रति मोहब्बत पैदा हो जाती है, ह्यूमन, एंड चैरिटेबल मीन्स मदद करने वाले, दूसरों के प्रति मदद करने वाले वो लोग बन जाते हैं। एज इट इज सीन, एज जैसा कि इट इज सीन ये देखा जाता है, सम टाइम कभी कभी, इन फ्रायर्स, फ्रायर ईसाई लोगों के संत होते हैं, जैसे हमारे यहाँ संत महात्मा होते हैं, इस्लाम में भी सूफ़ी संत होते हैं, फ़कीर होते हैं, वो अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए लुटा देते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करने में, लोगों को जोड़ने में लुटा देते हैं। बाकी तो जो कुछ धार्मिक लोग होते हैं वो लोगों को तोड़ने में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साधु महात्मा फ़कीर सूफ़ी होते हैं जो कि लोगों को जोड़ते हैं, मोहब्बत से जोड़ते हैं। तो एज इट इज़ सीन समटाइम्स इन फ्रायर्स, तो फ्रायर ईसाई लोगों के साधु संत होते हैं, और वैसे साधु संत हर धर्म में पाए जाते हैं जो कि प्यार मोहब्बत से इंसानों को इंसानों से जोड़ते हैं। न्यूप्शियल लव मेकिथ मैनकाइंड, न्यूप्शियल होता है शादी का, है ना, गृहस्थ का, घर का, जो शादी करके प्यार किया जाता है, तो वो न्यूप्शियल लव मेकिथ बनाता है मैनकाइंड इंसानों को, तो शादी करके बच्चे पैदा करते हैं, इंसानियत को आगे बढ़ाते हैं, इंसान की जो स्पीसीज है, प्रजाति है, वो आगे बढ़ती है शादी के माध्यम से। तो न्यूप्शियल लव मेकिथ मैनकाइंड, तो शादी का प्यार इंसान को बनाता है। फ्रेंडली लव परफेक्टेड इट, फ्रेंडली यानी दोस्तों का प्यार, दोस्ती से भरा हुआ जो मोहब्बत है वो परफेक्ट पूरा करता है इट, इसको, इंसानियत को। यानी जब आप लोगों से दोस्ती का रिलेशन रखते हैं, प्यार मोहब्बत, हर इंसान इंसान से मोहब्बत करता है, तब जो मैनकाइंड है वो परफेक्ट बनती है। पैदा तो वो शादी के बंधन से होती है, लेकिन जब आपस में इंसान इंसान से मोहब्बत करता है तब वो इंसानियत परफेक्ट बनती है।
बट वॉन्टन लव, लेकिन वॉन्टन लव होता है बड़ा उच्च श्रृंखल वाला प्यार, है ना, जो कि नीच किस्म का प्यार है। वो करप्टेथ इट, करप्ट मीन्स गंदा कर देता है, बर्बाद कर देता है। एंड एम्बेसिथ, बेस होता है निकम्मा, नीच, और एम्बेस माने नीच बना देना, इट इसको यानी इंसानों को। तो जो वॉन्टन लव है यानी जो जहाँ कि लोगों को लोगों से लगाव नहीं होता, सिर्फ एक अलग मतलब फिजिकल लव होता है, वो लव भी नहीं है, एक लस्ट आप उसको बोल सकते हैं। तो वो इंसानों को करप्ट कर देता है, इंसानों को नीच बना देता है, इंसानियत से उनको गिरा देता है। तो ये तो बहुत ही ख़राब है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। समाज के लिए सबसे ख़राब चीज़ तो यही है। जैसे आजकल आप देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप बहुत चलने लगा है आजकल, तो वहाँ कहाँ मोहब्बत है आपको? आज आप किसी के साथ रह रहे हैं, कल आपने उसको छोड़ दिया। तो ये वॉन्टन लव वही है जो कि करप्ट बना देता है, वो समाज में, सोसाइटी में गंदगी फैलाता है, इंसानों को गंदा कर देता है। तो ये था निबंध ऑफ लव, ये यहाँ समाप्त होता है। अच्छा, एक बच्ची है जिसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम मेरा नाम बोल दीजिएगा अपने अगले वीडियो में। तो सान्या निगम, आपको मैं क्या कह सकती हूँ, आपके लिए मेरा आशीर्वाद है कि आप आगे तरक्की करें। और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।